हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का डामोर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर राजस्थान के लोक नाट्य का अध्ययन करेंगे। तो जब लोक जीवन के किसी चर्चित कथानक एवं घटना को अभिनय द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे लोक नाट्य कहते हैं। मतलब कि किसी चर्चित कथा था, मतलब कोई चर्चित मतलब प्रसिद्ध कथानक हो, कथा का बताने वाला हो, या कोई घटना हुई, कोई प्रसिद्ध घटना हुई, उसको एक चरित्र से मतलब किसी चित्र पर अच्छी तरह से उसको प्रदर्शित करके दिखाना या प्रदर्शित किया जाता है तो उसे लोक नाट्य कहते हैं। तो प्रमुख लोक नाट्य राजस्थान के, तो फर्स्ट तो है ख्याल। ख्याल एक संगीत प्रधान लोक नाट्य, मतलब ख्याल में एक संगीत के साथ इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कथानक को पद्य पद रचनाओं के रूप में गा गाकर प्रस्तुत किया जाता है। मतलब इसके अंदर एक जो बताने वाला होता है उसको कथानक कहा जाता है, जो और उसको वहाँ पद्य पद रचनाओं के रूप में गा गाकर प्रस्तुत करता है। मतलब जो अपनी रचनाएं होती है, पद्य पद की जो रचना होती है, उस जो प्रदर्शित करते हैं ख्याल, तो उसमें अंदर जो रचनाएं होती है उसको गा गा कर वहाँ बताता है। तो मंद्रंग को ख्याल गायकी का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये मंद्रंग नाम का कोई व्यक्ति है जिसको ख्याल गायकी का प्रवर्तक माना जाता है। मतलब कि ख्याल गायकी का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो मंद्रंग को ख्याल गायकी का प्रवर्तक माना जाता है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके अंदर पुरुष स्त्री के चरित्र का अभिनय करते हैं या स्त्री के चरित्र को प्रदर्शित करते हैं। पहली ख्याल के अंदर है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल, इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। कुचामनी ख्याल में लोकगीत, देखिए अपने जो लोकगीत होते हैं उनको गाया जाता है, उनकी प्रमुख प्रधानता होती है। मतलब इनकी बहुत योगदान होता है। ख्याल के अंदर लोकगीतों का बहुत ही योगदान होता है। इसका रूप गीति नाट्य जैसा होता है। मतलब कि कुचामनी ख्याल का नाट्य गीति मतलब एक लोकगीत की तरह, मतलब गाने की तरह ही होता है। उगमराज इस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है। कुचामनी ख्याल के उगमराज नामक व्यक्ति इस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है। मतलब कि कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार उगमराज हैं। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके अंदर पुरुष पात्र स्त्री के चरित्र का अभिनय करते हैं, मतलब स्त्री के चरित्र को बताते हैं। इस ख्याल के प्रवर्तक कुचामन के लच्छीराम माने जाते हैं। इस ख्याल के कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कुचामन के निवासी लच्छीराम को माना जाता है। ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम को माना जाता है, जो कि कुचामन की ही है। इन्होंने मीरा, मंगल, राव, रेडमल, घोघा, चौहान आदि ख्यालों की रचना की है। तो लच्छीराम ने मीरा मंगल, राव रेडमल, घोघा चौहान आदि ख्यालों की रचना की है। अब दूसरी ख्याल है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल में इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां भी निभाती हैं। इस ख्याल में प्रयोग की महती संभावना है। जोगी जोगण, कान्हा गुजरी, मियाँ बीबी इस शैली का प्रमुख ख्याल है। मतलब कि इस जयपुरी ख्याल में स्त्रियों के पात्र की बहुत ही स्त्रियों के जो यहाँ पर स्त्री का पात्र होता है उसके अंदर सिर्फ स्त्री ही स्त्री की भूमिका निभाता है, पुरुष स्त्री की भूमिका नहीं निभाता है। इस ख्याल में प्रयोग की महती संभावना है। मतलब इस ख्याल को प्रदर्शित करने के लिए, जयपुरी ख्याल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग, मतलब कि यह उन पात्रों के अनुसार ही दिखाया जाता है, मतलब प्रयोग के द्वारा इसको प्रदर्शित या बताया जाता है। जोगी जोगण, कान्हा गुजरी, मियाँ बीबी इस शैली का प्रमुख ख्याल है। मतलब कि जयपुरी ख्याल के प्रमुख ख्याल जोगी जोगण, कान्हा गुजरी, मियाँ बीबी प्रमुख ख्याल है। अब है तुरा कलंगी ख्याल। मेवाड़ के शाह अली और तुगनगिर नायक मुस्लिम संतों ने इस ख्याल की रचना की तथा यह नाम दिया प्रवर्तक। मतलब कि तुरा कलंगी ख्याल को मेवाड़ के शाह अली और तुगनगिर नायक मुस्लिम संतों ने इस ख्याल की रचना की थी। तो तुरा कलंगी ख्याल की रचना शाह अली और तुगनगिर नायक मुस्लिम संतों ने इसकी रचना की थी। इससे माच का ख्याल भी कहते हैं। तुरा कलंगी ख्याल को माच का ख्याल भी कहते हैं। तो माच का ख्याल तुरा कलंगी ख्याल को भी कहा जाता है। तुरा को महादेव शिव
तथा कलंगी को पार्वती शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मतलब तुर्रा का तो महादेव या शिव का प्रतीक माना जाता है, और कलंगी को पार्वती या शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस ख्याल के प्रचार का मुख्य माध्यम कालमय रचनाएं होती हैं, जिन्हें लोक समाज में दंगल के नाम से जाना जाता है। मतलब इस ख्याल के प्रचार, मतलब इस ख्याल को बताने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्य माध्यम कालमय रचनाएं होती मतलब कि कालमय नामक रचनाएं की जाती है, इसको प्रसिद्ध या प्रचार प्रसार मतलब लोगों को बताने के लिए, जिन्हें लोक समाज में दंगल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये अपने समाज में इसको दंगल के नाम से भी जाना जाता है। यह ख्याल गोसुंडा, निम्बाहेड़ा व चित्तौड़गढ़ में लोकप्रिय है। तो तुर्रा कलंगी ख्याल गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ की लोकप्रिय है। जयदयाल सोनी इसका प्रसिद्ध कलाकार। तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रसिद्ध कलाकार जयदयाल सोनी है। एक ऐसा लोकनाट्य है, यह तुर्रा कलंगी लोकनाट्य ऐसा लोकनाट्य है जिसमें दर्शकों के भाग लेने की अधिक संभावना होती है। मतलब बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आ सकते हैं। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है, मतलब यह प्रकृति से गैर व्यावसायिक है। इन ख्यालों का प्रारंभ दो दलों की बैठक में सवाल जवाब शास्त्रार्थ से शुरू हुआ था। इस ख्याल का प्रारंभ तो दो दल मतलब आपस से आगे यहाँ पर एक दल और एक यहाँ पर एक दल, दोनों के बाद आप सवाल जवाब, इसका सवाल और इसका जवाब, इसे करके शास्त्रार्थ से तो इसका शुरू हुआ था। अब है शेखावटी सवाल। शेखावटी ख्याल के अनुसार रचनाकार व मुख्य कलाकार सौ नानूराम थे। शेखावटी ख्याल के रचनाकार मुख्य कलाकार सौ नानूराम थे, जो कि इनका नहीं वर्तमान समय में निधन हो चुका है। नानूराम ने हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भरतीहंता, जयदेव, कलाली, डोला मारवाड़ आदि ख्यालों की रचना। नानूराम ने हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भरतहंता, जयदेव, कलाली, डोला मारवाड़ आदि ख्यालों की रचना की थी। नानूराम के शिष्य दुलिया राणा ने इसे लोकप्रिय बनाया है। कि कोई नानूराम का शिष्य था दुलिया राणा ने शेखावटी ख्याल को लोकप्रिय बनाया, मतलब प्रसिद्ध किया। अब है हेला ख्याल। इसके मुख्य प्रवर्तक शार होता है। हेला ख्याल का मुख्य प्रवर्तक शार होता है। इसकी मुख्य विशेषता है हेला देना, अर्थात लंबी टेर में आवाज़ देना, मतलब लंबी आवाज़ में टेर की आवाज़ देना। यह सवाई माधोपुर, दौसा, करौली में प्रसिद्ध है। हेला ख्याल सवाई माधोपुर, दौसा, करौली में प्रसिद्ध है। यह लालसोट डोसा का हेला ख्याल सर्वाधिक प्रसिद्ध है। लालसोट डोसा है उसका यहाँ का हेला ख्याल बहुत ही सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? लालसोट डोसा का हेला ख्याल बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य रूप से नौबत वाद्य का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि हेला ख्याल में नौबत वाद्य का प्रयोग किया जाता है। अब है कन्हैया ख्याल। यह भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में प्रसिद्ध है। इन क्षेत्रों में इसे कन्हैया के दंगल के नाम से जाना जाता है। यह कन्हैया ने BSc धौलपुर से की थी। यह ख्याल रामायण व महाभारत की कथानक पर आधारित है। कन्हैया ख्याल रामायण व महाभारत की कथानक पर आधारित है। अब है अली बख्शी ख्याल। अलवर के मुंडावर ठिकाने के राजा अली बख्श को इस ख्याल का जन्मदाता माना जाता है। मतलब कि अली बख्शी ख्याल का जन्मदाता अली बख्शी है, जो कि अलवर के मुंडावर का रहने वाला था। इसने इस अली बख्शी ख्याल का निर्माण किया था या इसका प्रतिपादक है। अली बख्श को अलवर का रसखान भी कहा जाता है। अलवर का रसखान अली बख्श को कहा जाता है। यह ख्याल अलवर में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अली बख्शी ख्याल अलवर में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब भेंट में दंगल। धौलपुर का बाड़ी क्षेत्र इनके लिए प्रसिद्ध है। भेंट में दंगल के लिए धौलपुर का बाड़ी क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। इनका आयोजन किसी मान्यता या बुलावा से जुड़ा होता है, मतलब कि कोई अपने मान्यता ले, कोई अपनी मन्नत लेते हैं, उसकी बुलावा से जुड़ा होता है, मतलब मन्नत से जुड़ा होता है। ये भेंट में दंगल किसी मन्नत से जुड़ा होता है। अब है डप्पाली ख्याल। यह अलवर, भरतपुर, विशेषकर लक्ष्मणगढ़ में प्रसिद्ध है। डप्पाली ख्याल अलवर तथा भरतपुर के लक्ष्मणगढ़ की प्रसिद्ध है।
ख्याल, हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित ख्याल कठपुतली ख्याल को नाटकों का जन्मदाता कहा जाता। जो ये अपना हाड़ौती क्षेत्र है उसके अंदर बहुत ही प्रचलित ख्याल कठपुतली ख्याल को नाटकों का जन्मदाता कहा जाता है। मतलब ये नाटकों का जन्मदाता कठपुतली ख्याल को कहा जाता है। बगड़ावत लोक कथा की प्रमुख पात्र जमिति होती है। मतलब जो अपने बगड़ावत लोक कथा है उसका प्रमुख पात्र जमिति होती है। किशनगढ़ी ख्याल को बंशीधर शर्मा ने लोकप्रिय बनाया था। किशनगढ़ी ख्याल है उसको बंशीधर शर्मा ने लोकप्रिय बनाया था। अब है रम्मत। जैसलमेर व बीकानेर में होली के अवसर पर किए जाने वाले ख्याल रम्मत कहलाते हैं। मतलब कि होली के भी अवसर पर किए जाने ख्याल क्या कहलाते हैं? रम्मत कहलाते हैं। कहाँ पर? जैसलमेर बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर में मुख्यतः पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा रम्मत खेली जाती है। जैसलमेर और बीकानेर की पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा रम्मत खेली जाती है। कब? होली के अवसर पर। रम्मत में मुख्यतः वाद्य यंत्र नगाड़ा तथा ढोलक होते हैं। रम्मत में मुख्य रूप से नगाड़ा और ढोलक वाद्य यंत्र होते हैं। रम्मतें होली पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक आयोजित की जाती है। मतलब कि रम्मतें होली के अवसर पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक आयोजित की जाती है। बीकानेर में हेडाऊ मेरी की रम्मत प्रसिद्ध है। तो बीकानेर की हेडाऊ मेरी जो रम्मत है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका सूत्रपात जवाहर जी पुरोहित ने किया था। यह आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। तो बीकानेर की पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। इसका सूत्रपात किसने किया था? जवाहर जी ने किया था। कौन सी है? हेडाऊ मेरी लोकप्रिय रम्मत है। जैसलमेर में तेज कवि ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। जैसलमेर में तेज कवि, ये कोई कवि था, तेज कवि ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। रम्मतों का अखाड़ा जैसलमेर प्रारंभ किया था। किसने किया था? तेज कवि ने प्रारंभ किया था। तेज कवि ने स्वतंत्रता भावनी की रचना कर उसे महात्मा गांधी को भेंट की थी। तेज कवि ने स्वतंत्रता भावनी की रचना की थी तथा इसे महात्मा गांधी को भेंट किया था। मतलब कि तेज कवि ने स्वतंत्रता भावनी को महात्मा गांधी को भेंट किया था। ब्रिटिश सरकार ने इनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। तेज कवि को जब यह सूचना मिली तो वह पुलिस कमिश्नर के घर गए और ओजस्वी वाणी में कहा। क्या कहा? देखिए, तो तेज कवि ने यह कहा कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है ना तेरे बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगा एक बंदी खाना है, यह कहा था। तो रम्मत में रंगमंचे सजाते नहीं होते। मतलब जो आपकी रम्मत है होती है उसके अंदर रंगमंचे मतलब रंगों से मचने या उसकी सजावट नहीं होती। रम्मत शुरू होने से पूर्व रामदेव जी का भजन गाया जाता है। रम्मत को शुरू करने से पहले रामदेव जी, बाबा रामदेव जी का एक भजन गाया जाता है। उसे गणपति वंदना कहते हैं। जो रामदेव जी का भजन गाया जाता है उसको गणपति वंदना कहते हैं। चौमासे का वर्णन होता है तथा चौमासे का वर्णन मतलब वर्षा ऋतु का वर्णन होता है। जब यह रम्मत गाई जाती है तब उसके अंदर कौन से मौसम का वर्णन होता है? चौमासे का वर्णन होता है। रम्मत में देव देवताओं की पूजा से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं उन्हें लावणी कहा जाता है। मतलब कि जो रम्मत होती है उसके अंदर जो देवी देवता है मतलब भगवान और देवियों के पूजा से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं तो उन्हें लावणी कहा जाता है। लावणी लोकगीत अलग है। ये लावणी लोकगीत भी अलग है और ये लावणी लोकगीत भी एक अलग है। और ये जो ये देवी देवा पूजा समय गीत गाया जाता है उसे लावणी कहा जाता है। और एक लोकगीत भी होता है लावणी। रम्मत में खेल करने वाले को अभिनय करने वाले कलाकार खेला या रमती क्या कहा जाता है। मतलब कि जो रम्मत में खेल करने वाले जो कलाकार होते हैं उन्हें खेलार या रमती कहा जाता है। अब है लोकनाट्य के अंदर तमाशा। यह जयपुर की लोकनाट्य शैली है। मतलब तमाशा जयपुर की लोकनाट्य शैली है। महाराष्ट्र की तमाशा शैली से महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में इस कला का आरंभ हुआ। प्रताप सिंह ने तमाशा के प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट को आश्रय देकर इस कला को प्रोत्साहन दिया। धमाका मंजरी के प्रदर्शन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। रामसिंह द्वितीय ने भी इस कला के कथानकों की आश्रय दिया। तमाशा खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। जो ये आपका लोकनाट्य शैली है तमाशा खुले मंच पर होता है। मतलब कि इसके लिए कोई मंच चारों ओर से बंद नहीं होता। मतलब एक पूरी तरह से खुला मंच होता है, वहाँ पर उसे खुले मंच पर होता है तो उसे अखाड़ा कहते हैं। अब है ये नौटंकी।
नौटंकी प्रमुख रूप से भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर है में प्रचलित है। मतलब नौटंकी प्रमुख रूप से राजस्थान के अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है या प्रचलित है। अब और नौटंकी जो ये आपकी नौटंकी है वह अलवर में भी है, गंगापुर में भी यह प्रचलित है। यह उत्तर प्रदेश की हाथरती शैली से प्रभावित है। जो ये नौटंकी है वो उत्तर प्रदेश की हाथरती शैली से प्रभावित है। भरतपुर में हाथरस शैली की नौटंकी अधिक प्रचलित है। मतलब जो आपके राजस्थान के अंदर भरतपुर जिला है, इसके अंदर हाथरसी जो शैली है वो नौटंकी है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कहाँ पर? भरतपुर में। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मतलब नौटंकी के अंदर 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब है स्वांग। स्वांग का शाब्दिक अर्थ किसी ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में मान्यता चरित्र तथा देवी देवताओं की हुबहू वेशभूषा धारण करते हुए उनके चरित्र की नकल करना। स्वांग के अंदर क्या होता है कि कोई आपके ऐतिहासिक है, पौराणिक है या लोक प्रसिद्ध या समाज में मान्य चरित्र तथा देवी देवताओं की हुबहू, मतलब जो जैसे देवी देवता है उनका रंग रूप, उनकी वेशभूषा धारण करके वो उनके चरित्र की नकल कर उनको प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? स्वांग कहलाता है। इसके कलाकार को बहुरूपिया कहा जाता है। जो ये आपकी स्वांग है, तो जो स्वांग को प्रदर्शित करता है उसे बहुरूपिया कहा जाता है। और यह स्वांग भीलवाड़ा की जानकीलाल भांड इसके प्रसिद्ध कलाकार है। जो ये आपका स्वांग है वो भीलवाड़ा जिले की जानकीलाल भांड इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब है गवरी। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। ये जो गवरी है वो राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य गवरी है और गवरी को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। तो गवरी यह उदयपुर यहाँ उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भारतीयों के भीलों द्वारा किया जाता है। जो कि आपके उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा के भीलों के द्वारा किया जाता है ये गौरी लोक नाट्य। इसका गौरी लोक नाट्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। जो गौरी है उसके अंदर शिव जी तथा भस्मासुर की कथा को प्रदर्शित किया जाता है। और यह गौरी लोक नाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेकर 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन से लेकर 40 दिन तक चलता है। यह एक विशुद्ध धार्मिक लोक नाट्य है। जो ये आपकी गौरी लोक नाट्य है वो एक विशुद्ध और धार्मिक लोक नाट्य है। इसे केवल भील ही कर सकते, अन्य नहीं। इस गौरी लोक नाट्य को सिर्फ ओनली वन भील ही कर सकते हैं। गौरी के दिनों में गौरी पात्रों के लिए मांस, मदिरा, हरी सब्जी आदि पर प्रतिबंध होता है। मतलब कि जब ये गौरी लोक नाट्य किया जाता है तो उन दिनों में गौरी पात्रों के लिए, मतलब जो गौरी की प्रदर्शित करते हैं, गौरी लोक नाट्य को बताते हैं, उनके लिए मांस, मदिरा, हरी सब्जी आदि नहीं खाते हैं। मतलब कि मांस जैसे कि ये जंतुओं का मांस, मदिरा, दारू, शराब, हरी सब्जी, मतलब जो अपनी हरी सब्जियां होती है उनका सेवन नहीं करते। जो गौरी के पात्र, मतलब जो गौरी लोक नाट्य को प्रदर्शित करते हैं वह उस दिनों में नहीं खाते हैं। मतलब उन पर प्रतिबंध होता है। इसमें स्त्रियों की भूमिका भी पुरुषों ही करते हैं। मतलब कि ये गौरी लोक नाट्य के अंदर जो पात्र स्त्रियों के आते हैं उन पात्रों को पूरा भी पुरुष ही करते हैं। उसके अंदर स्त्रियाँ नहीं होती हैं। यह नाट्य दैत्य संस्कृति पर एवं देव संस्कृति की विजय का प्रतीक है। ये गौरी लोक नाट्य दैत्य संस्कृति एवं देव संस्कृति की विजय का प्रतीक है। इसका महानायक एक वृद्ध व्यक्ति होता है। जो ये गौरी लोक नाट्य है उसका महानायक एक वृद्ध व्यक्ति होता है। उसे बुढ़िया या बुढ़िया कहते हैं। इसमें 4 प्रकार के पात्र होते हैं। गौरी लोक नाट्य में 4 प्रकार के क्या है पात्र होते हैं। एक तो होता है देव होता है, एक दानव होता है, एक मानव होता है और एक पशु होता है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि जामट्य नामक पात्र लोक भाषा की कविता बोलता है। जो आपकी इसके गौरी लोक नाट्य के जामट्य नामक पात्र रहता है वह लोक भाषा की कविता बोलता है तथा
खटकड़िया उनको दोहराता है। जो खटकिया होता है उसको जो बोलता है उसको दोहराता है। अंतः नाट्य का सूत्रपात खड़किया करता है, मतलब जो उसका लोक नाट्य उसका सूत्रधार उसका संभालने का कार्य खड़कड़िया करता है। इसमें दो राइयाँ भी होती हैं, पार्वतिका और इसके अंदर जो दो राइयाँ होती है, मतलब जो दोहराई करने का कायम होता है वो किसका होता है? पार्वतिका होता है। गौरी के विभिन्न प्रसंगों को मूल कथानक से जोड़ने हेतु बीच बीच में किए जाने वाले नृत्य को गौरी की गाय या गम्मत कहते हैं। जबकि जब जब गौरी लोक नाट्य को मूल कथानक से जोड़ने हेतु बीच बीच में जो नृत्य किया जाता है, मतलब जो डांस किया जाता है, उसको गौरी की गाय या गम्मत कहते हैं। यह संपूर्ण भारत में एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला भिल्लो का लोक नाट्य है। मतलब कि यहाँ एक दिन में प्रदर्शित करने वाला एकमात्र प्रदर्शित होने वाला भिल्लो का लोक नाट्य है। मतलब ये एक दिन में भी प्रदर्शित होता है, मतलब इतना ही छोटा होता होगा, एक दिन में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रमुख गौरी लोक नाट्य में प्रमुख वाद्य यंत्र एक तो मांदल होता है और एक थाली होती है। मतलब गौरी लोक नाट्य में मांदल वाद्य यंत्र और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गुणगान करने के लिए नृत्य, गायन एवं संवादों के रूप में उनके चरित्र का अभिनय किया जाता है। अब हम राजस्थान में लीलाओं के रूप पढ़ेंगे। तो ये रासलीला यहाँ कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होती है। जो आपकी रासलीला है वो भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होती है। इसकी उत्पत्ति वल्लभाचार्य ने की थी। ये रासलीला की उत्पत्ति किसने की थी आपको बता देता हूँ। रासलीला की उत्पत्ति वल्लभाचार्य नामक ने व्यक्ति ने की थी। फुलेरा इन लीलाओं का प्रमुख केंद्र, ये फुलेरा जो स्थान है वो रासलीलाओं के लिए प्रमुख इसका केंद्र माना गया है। अब है रामलीला, भगवान राम के चरित्र जीवन पर आधारित होती। जो आपकी रामलीला है वो भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित होती है। रामलीला के अंदर तुलसीदास ने इसका प्रारंभ किया था। मतलब कि रामलीला को तुलसीदास जी ने प्रारंभ किया था या उसकी शुरुआत की थी। राजस्थान में यह रासलीला के बाद आई, मतलब कि ये रामलीला वो राजस्थान में रासलीला के बाद आई। बिसाऊ, पाटोदा तथा भरतपुर की रामलीलाएं अपने विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि बिसाऊ, पाटोदा, भरतपुर की रामलीलाएं क्यों प्रसिद्ध है? वह अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बिसाऊ की रामलीला मूकाभिनय पर आधारित है। जो ये स्थान है बिसाऊ, उसकी रामलीला मूकाभिनय पर आधारित है। अब है आपके अंदर रामत, ये है रामत। यह रामलीला से मिलता जुलता ही एक रूप है। जो ये आपका रामत शैली है वह एक रामलीला से ही मिलती जुलती है। इसमें राम के संपूर्ण जीवन का प्रदर्शन न करके मुख्य घटनाओं का मंचन होता है। मतलब इसके रामत के अंदर पूरी राम के जीवन चरित्र का को प्रदर्शित नहीं किया जाता। मतलब जो मेन घटना मुख्य घटना है उसको ही प्रदर्शित किया जाता है। तो रामत का प्रदर्शन करने के लिए दर्शक के रूप में किसी चारण का होना माना जाता है। इसका प्रदर्शन रावल करते हैं। जो ये रामत है उसका प्रदर्शन कौन करता है? रावल जाति के लोग करते हैं। अब है संत काडियों की लीलाएं। अब क्या है? संत काडियों की लीलाएं। गोसुंडा व बस्सी इसके प्रमुख केंद्र है। मतलब कि संत काडियों की लीलाएं गोसुंडा एवं बस्सी में इनका केंद्र है। अब है घोर लीला। आबू क्षेत्र की घरासी गणगौर पर घोर लीला करते हैं। जो ये आपका क्षेत्र है आबू क्षेत्र, वहाँ की घरासी जनजातियों के द्वारा घरासी गणगौर पर घोर लीला करते हैं। मतलब जो ये गणगौर है, गणगौर जब आती है तो यहाँ पर घोर लीला करते हैं। कहाँ के लोग? आबू क्षेत्र की घरासी जनजाति के। अब है फड़ या पड़। फड़ राजस्थान की परंपरागत लोकनाट्य चित्रकला की विशिष्ट शैली है। जो ये आपकी फड़ या पड़ है, फड़ को पड़ भी बोला जाता है। तो फड़ राजस्थान की परंपरागत लोकनाट्य चित्रकला की विशिष्ट शैली। लोकनाट्य व लोक चित्रकला शैली दोनों कपड़े पर लोक देवी देवताओं की जीवन गाथा के जीवन चित्रण को फड़ कहते हैं। कोई किसी कपड़े पर किसी देवी देवताओं को जीवन गाथा का चित्रण करना और उनको लोगों के सामने बताना क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। इसकी प्रस्तुति भोपा जाति द्वारा करते हैं। ये फड़ है उसकी प्रस्तुति किसके द्वारा? भोपा जाति के द्वारा किया जाता है। चित्रित फड़ को दो बांसों की सहायता से प्रदर्शकों के सामने सीधा तानकर भोपा, रावण हत्ता
या अन्य वाद्य यंत्र बजाते हुए इसे गाता है तथा भूपी डंडे से फड़ के इस अंश की ओर इशारा करती है। कोई नाचती व गाती फड़ के फट जाने या जीर्णशीश हो जाने पर पुष्कर सरोवर में उसे विसर्जित कर दिया जाता है, इसे फड़ कहते हैं। तो कि इसके अंदर बताया जाता है कि चित्रित फड़ को दो बांसों, मतलब चित्रित कोई फड़ हो कोई कपड़े पर उसको प्रदर्शित किया जाता है तो दो बांसों के साथ इसको दर्शकों के सामने सीधा तान कर उसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंदर भोपा, रावण हत्या तथा कोई दूसरे वाद्य यंत्र की सहायता उसको पड़ता है और जो उसकी भोपी होती है वो डंडे की सहायता से उस फड़ के ऊपर स्थित सभी चित्रों को क्या है बताती है। और जब ये पुरानी हो जाती है फड़ तो उसको टूट जाती है तो उसको पुष्कर नामक तालाब जो कि अजमेर में है वहाँ पर उसको क्या किया जाता है, विसर्जित किया जाता है या वहाँ पर डाल दिया जाता है। फड़ चित्रण में सामान्यतः लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। जब किसी कपड़े पर फड़ का चित्रण किया जाता है तो लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। भीलवाड़ा का शाहपुरा कस्बा फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला शाहपुरा कस्बा फड़ चित्रण के लिए प्रमुख केंद्र है। शाहपुरा में फड़ चित्रित करने का कार्य यहाँ के जोशी गोत्र की छिपे करते हैं जिन्हें चित्रा कहा जाता है। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी जी फड़ चित्रण के सिद्धहस्त कलाकार हैं। इन्हें फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। भीलवाड़ा के जो श्रीलाल जोशी जी हैं उन्हें फड़ चित्र के सिद्धहस्त कलाकार है। इन्होंने फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको प्रसिद्धि दिलाई है या प्रदर्शित किया है। शाहपुरा निवासी पार्वती जोशी देश की प्रथम फड़ चित्रकार है और ये महिला है। फड़ पढ़ते समय दीपक के आकार की लंबी छड़ी जिससे गोपी फड़ प्रकाश डालती है जिसे पू कहते हैं। शाहपुरा में प्रथम विश्व युद्ध की विभि की अशोक महान के धर्मपरीत तथा अमिताभ बच्चन की जीवनी की फड़ तैयार की गई है। तो अब इसको भी पढ़ लेते हैं। अमिताभ की फड़ रामलाल भोपा व वतासी भोपी द्वारा निर्मित है। अमिताभ जी की फड़ रामलाल भोपा व पतासी भोपी द्वारा निर्मित है। तो राजस्थान की प्रमुख फड़ का अध्ययन कर लेते हैं हम। ये निम्नलिखित पाबूजी की फड़, यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ है। वाचन नायक या आईडी या थोरी जाति का भोपा करता है। पाबूजी की फड़ का वाचन नायक या आईडी या थोरी जाति का भोपा करता है। पाबूजी की फड़ के अंदर वाद्य यंत्र रावण हत्ता प्रमुख वाद्य यंत्र होता है और इसका वाचन पाबूजी की फड़ का वाचन हमेशा रात में किया जाता है। इस फड़ के मुख के सामने भाले का चित्र होता नहीं। पाबूजी की केसर काल में को काले रंग से चित्रित किया जाता नहीं। पाबूजी की जो केसर काल में घोड़ी है उसको काले रंग से चित्रित किया जाता है। अब है देवनारायण जी की फड़। यह राजस्थान की प्रसिद्ध पुराने व सबसे लंबी तथा सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़ है। राजस्थान की सबसे पुरानी, सबसे लंबी, सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़ देवनारायण जी की फड़ का वाचक गुज्जर जाति के बगड़ावत भोपी करते हैं।